सबसे पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इस प्लैनेट के ऊपर दो तरह की चीज़ें मौजूद है। मैं अक्सर बार बार बताता हूँ, एक तरह की चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं और दूसरी तरह की चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अब इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। स्पेशली फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसमें मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंटिटीज़ इज़ कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कर रहे होते हैं। जब हम आगे जाके एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करते हैं। हम ये जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और कोऑपरेशन करने के साथ साथ हम ये जो compete करते हैं, याद रखना है हर एक स्टेप हमारा जो होता है ये एग्जिस्टेंस के लिए होता है। हम सर्वाइव करना चाहते हैं। अब इस सर्वाइवल के लिए हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट चाहिए और वो है एनर्जी। एनर्जी के बगैर हमारी सर्वाइवल कभी भी नहीं हो सकती। हम एनर्जी के बगैर कभी भी इस प्लेनेट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि हमें मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, इवन सोचने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमारे पास एनर्जी आती कहाँ से है? याद रखना है एनर्जी हमेशा फूड से आती है। अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि फूड के अंदर एनर्जी कहाँ मौजूद है तो आप उनको बताएंगे कि फूड में एनर्जी CH बॉन्ड्स के अंदर मौजूद होती है। एनर्जी यू नीड टू रिमेंबर इज स्टोर्ड इन CH बॉन्ड्स। इसी वजह से हम फूड खाते हैं क्योंकि उनके CH बॉन्ड के अंदर एनर्जी मौजूद होती है। अब इस आइडिया को आप लोग इस अंदाज में जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लेना, लाइन जो है वो ज़ेब्रा पे क्यों अटैक करता है? लाइन असल में चाहता है मुझे फूड मिल जाएगा, मुझे एनर्जी मिल जाएगी, मेरी सर्वाइवल होगी। लेकिन ज़ेब्रा वहाँ से भाग जाता है, रन कर जाता है, क्योंकि ज़ेब्रा चाहता है कि नहीं मेरी सर्वाइवल हो। इसी आइडिया को फॉलो करते हुए प्लाज्मोडियम आता है हमारे बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स पे फीड करता है, हेमोग्लोबिन पे फीड करता है। प्लाज्मोडियम चाहता है मेरी सर्वाइवल हो, लेकिन ह्यूमन का इम्यून सिस्टम बन गया, ह्यूमन चाहता है मेरी सर्वाइवल हो। फूड और सर्वाइवल का पूरा आप लोग याद रखेंगे कि काइंड ऑफ जंग चल रहा है। अब मैंने अभी आप लोगों को आइडिया दिया कि ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के पास एनर्जी जो फूड के अंदर से आती है वो किधर मौजूद है? वो CH बॉन्ड्स के अंदर मौजूद है। और CH बॉन्ड नॉर्मली कहाँ होता है? ग्लूकोज के अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, या लिपिड्स वगैरह सब में CH बॉन्ड्स मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। उधर से हमें ये एनर्जी मिल रही होती है। याद रखना है आप लोगों ने, जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो होता क्या है हमारे सेल्स के अंदर इन CH बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। और इस ब्रेक डाउन प्रोसेस को, जिसमें ये CH बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पायरेशन। तो आज के बाद अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि रेस्पायरेशन क्या होता है, तो आपने उनको बताना है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, या दूसरे अल्फाज में आप बोलेंगे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CH बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक कर रहे होते हैं। चूँकि हमारा चैप्टर जो है वो रेस्पायरेशन था, इस वजह से मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है, ये पूरी लॉन्ग डिस्कशन जो है वो डिस्कस की है। अब रेस्पायरेशन का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं होता CH बॉन्ड का ब्रेक होना। जब आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो रेस्पायरेशन के डिफरेंट मीनिंग्स बताएगा, लेकिन लेमन से पूछते हैं, लेमन अंदाज में पूछते हैं, तो आपको हो सकता है कि बोलेगा कि सांस लेने के प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। बायोलॉजी में हम रेस्पायरेशन को डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ करते हैं। जो डिफरेंट मीनिंग्स है उसमें से एक को बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन और एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो अगर इन केस आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन वो अलग अलग अंदाज में एक्सप्लेन करेगा कि ये अलग होता है और ये अलग होता है। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है? इंटरनल रेस्पायरेशन के हवाले से पहला पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। असल में हम इसको सेलुलर रेस्पायरेशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये एक बायोकेमिकल सीरीज रिएक्शन है और सेल के अंदर अकर हो रहा होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन क्यों अकर होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसका मतलब हो गया कि इसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं और सेल के इनसाइड अकर होता है। सो मैंने लिखा है आल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन
और ये क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। किधर अगर होता है? टेक्स प्लेस इन एवरी टाइप ऑफ सेल्स ऑल द टाइम। मैंने लिखा है प्लांट सेल में भी, फंजाई में भी, बैक्टीरिया में भी, हर एक टाइप के सेल के अंदर ये अकर होता है। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, अभी सबके अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन अकर हो रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग दीज रिएक्शन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। मैंने आप लोगों को बताया कि इन रिएक्शंस के दौरान CH बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होता है। आसान अल्फाज में मैंने लिखा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर से जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन अकर होता है। क्यों ब्रेक डाउन होता है ये भी लिखा है, टू रिलीज एनर्जी। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, आप बोलेंगे ये एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि एवरी टाइप ऑफ सेल में अकर होता है। इन प्रोसेसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन इस वजह से होता है ताकि उसके CH बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो रिलीज़ कर दी जाए। मैंने आप लोगों को बताया एनर्जी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखना है आप लोगों ने, चूँकि इस प्रोसेस के दौरान CH बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो इस वजह से ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आप लोग बोलते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी इस मॉलिक्यूल का ग्लूकोज का ब्रेक डाउन अकर हो रहा है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसी के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे कि इस प्रोसेस के सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। 9th 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें से एक को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। वैसे हमने इसकी डिटेल्स तो नहीं डिस्कस करने, फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता। ये कौन सी बातें हैं? ये है इंटरनल रेस्पिरेशन के हवाले से। ठीक है। सो इंटरनल रेस्पिरेशन सेल के अंदर अकर होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, हर सेल में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन इस वजह से होता है ताकि एनर्जी रिलीज कर दी जाए। अब इसके बिल्कुल अपोजिट एक प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन भी बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड क्या? ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। इसकी मदद से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। लिखा है कि इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस। यहाँ आप लोग पढ़ रहे थे कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है। मैंने आप लोग को बताया है फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें मसल मूवमेंट इन्वॉल्व हो, तो इसमें मसल मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया है कि दिस टेक्स प्लेस एट सेल लेवल। ये सेल लेवल पे अकर होता है। दिस टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनिज्म लेवल। हर ऑर्गेनिज्म में आप लोग याद रखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस अकर होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। आप लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो उसके ब्रेक डाउन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होता है। यहाँ पर वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आता है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इसका मतलब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से हम लेते हैं और CO2 एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं? देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जाहिर सी बात है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी प्रोसेस की मदद से ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 हम क्या करते हैं? दे रहे होते हैं। याद रखना है आप लोगों ने कि जो दोनों प्रोसेसेस है ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। आप देख ले कि इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और CO2 को क्या करना है? रिलीज करना है। यही ऑक्सीजन जो इसको चाहिए ये इस प्रोसेस की मदद से आता है। CO2 जो रिलीज होता है वो इस प्रोसेस की मदद से जाता है, तो इंटरलिंक्ड है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर्स फॉर इंटरनल रेस्पिरेशन। आप लोग देख ले इसी इंटरनल रेस्पिरेशन को कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और CO2 रिलीज करना है ना, तो इस पर्पस के लिए ये प्रोसेस हो रहा है। तो समझे इस वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। ज़रूरी ये प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है और इसी वजह से ये प्रोसेस अकर होता है। आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसे नोट्स बना के एक्सप्लेन करना, लेकिन चलो आई गेस सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोग देखें ना कि हमने ये डिस्कस किया है
कि सर्वाइवल के लिए CH बॉन्ड का ब्रेक होना ज़रूरी है, और फिर हमने डिस्कस किया कि CH बॉन्ड के ब्रेक होने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और CO2 को क्या करना है, रिलीज़ करना है। अब ये तो हमें समझ आ गई है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आता कैसे है और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाता कैसे है। तो आपकी बुक में डिस्कस किया है कि व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देन ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सपोज करते हैं अमीबा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई मेम्ब्रेन सिंपल सा मौजूद है, कोई बहुत बड़ा बैरियर तो है नहीं, तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आएगा और CO2 इन्वायरमेंट में जाएगा। इसका मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है वो मसला नहीं है। लेकिन इस इन लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये वैसे ये भी डिफ्यूजन की मदद से होता है। हाइड्रा की बात सपोज करते हैं, हम करते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल होता है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें भी गैसेस एक्सचेंज किसकी मदद से होता है, डिफ्यूजन की मदद से होता है। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स have specialized regions of the body for gaseous exchange called respiratory surface। याद रखना है आप लोगों ने, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स नॉर्मली उन एनिमल्स को हम बोलते हैं जिनमें ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में डिफरेंट रीजन्स बन गए और उन रीजन्स का फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज करना। तो उन रीजन्स ऑफ द बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। तो आज के बाद अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, आपने उनको बताना है कि ये बॉडी के अंदर वो रीजन है जिसकी मदद से गैसेस एक्सचेंज अगर होता है। मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, टेंशन ना ले आप लोग। रेस्पिरेटरी सरफेस कैन बी डिफाइंड एज साइट इन द बॉडी वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। रीजन इन द बॉडी जहाँ पर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस अगर होता है उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, फिश में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कहाँ कर होता है, गिल्स की मदद से। ह्यूमन में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कहाँ कर होता है, एल्वेओलाई की मदद से। और अर्थवर्म में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस किसकी मदद से होता है, स्किन की मदद से। तो इसका मतलब हो गया कि फिश में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो गिल्स है, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वेओलाई है, और अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी सरफेस स्किन है। इसकी मदद से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हमेशा अकर हो रहा होता है। ठीक है, ये रीजन्स है, इन रीजन्स का फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना। याद रखना है आप लोगों ने, रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ एन एनिमल्स डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर, हैबिटेट एंड एनिमल एक्टिविटी। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों को रेस्पिरेटरी सरफेसेस नज़र आ रहे हैं, ये क्यों, ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करते हैं किस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रहता है और उसके एक्टिविटी पे। जस्ट एक आइडिया देता हूँ, आप लोग देख लेना कि फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है वाटर में। तो जब वो यंग स्टेज में होता है फ्रॉग या एम्फीबियंस, तो वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं गिल्स की मदद से। जब वो लैंड के ऊपर आते हैं तो फिर गैसेस एक्सचेंज करते हैं लंग्स की मदद से। लेकिन जब वो हाइबरनेट करते हैं तो फिर गैसेस एक्सचेंज किसकी मदद से अकर होता है, स्किन की मदद से। तो इसका मतलब हो गया कि हमेशा रेस्पिरेटरी सरफेस सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट हो सकता है। फिश जब पानी से बाहर निकलते हैं तो मुझे बताओ कि वो क्यों नहीं सरवाइव कर रहे होते। इस वजह से सरवाइव नहीं करते क्योंकि उनके जो गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। गिल्स का जो शेप है वो वाटर की वजह से बनता है। पानी का फ्लो होगा तो तभी गिल्स का शेप होगा, एल्स वो बंद हो जाएंगे, फिश की डेथ हो जाएगी। सो इस वजह से मैंने लिखा है हैबिटेट, स्ट्रक्चर और एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। गैसेस एक्सचेंज इन ऑन एनिमल्स टेक्स प्लेस बाय फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बस सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह का जिक्र ना करें, उसकी मदद से नहीं होता, बस सिंपल डिफ्यूजन की मदद से अकर होता है। ये हाइड्रा है। हाइड्रा के बारे में अगर आप लोग देख लें, इसमें कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बस आसानी से गैसेस इनसाइड जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं, कोई मसला इसको नहीं होता। इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन की मदद से गैसेस एक्सचेंज अकर हो रहा होता है। ठीक है, आगे डिस्कस किया है, टू फैसिलिटेट more and more gaseous exchange, animals have evolved different adaptation in their respiratory surfaces। हमने डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी सरफेस स्पेशल रीजन है ना, जिसकी मदद से गैसेस एक्सचेंज अगर होता है। अब इस रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर कुछ डिफरेंट चेंजेस आ गए, कुछ एडाप्टेशंस आ गए। वो क्या करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। उनका पर्पस क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना। हमने डिस्कस करना है रेस्पिरेटरी सरफेस के प्रॉपर्टीज़, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से गैसियस एक्सचेंज जल्दी अकर होता है या ज़्यादा से ज़्यादा अकर होता है। सबसे पहला पॉइंट, रेस्पिरेटरी सरफेस हमेशा परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल का मतलब कि वो गैसेस को अलाउ कर सके, CO2 और ऑक्सीजन जो है वो इधर उधर जा सके, क्योंकि अगर इनकेस रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल नहीं हुआ तो फिर तो काम नहीं चलेगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा। इसी वजह से आप लोगों ने डिस्कस किया है कि एल्वेओलाई जो है उसके वॉल क्या होते हैं, थिन होते हैं, उसकी मदद से गैसियस एक्सचेंज अगर होता है। ये पहला पॉइंट, रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होना चाहिए। थिन सरफेस में गैसियस एक्सचेंज आसानी से अकर होता है, थिक सरफेस में गैसियस एक्सचेंज नहीं अकर होता, क्योंकि आप देख लेना डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ थिन सरफेस में अकर होता है। ये भी यही है कि एल्वेओलाई का वॉल जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से क्यों बना है। अगर आप एल्वेओलाई के वॉल को देख लेना तो वो ऐसे फ्लैट सेल से बना होता है, वो ऐसे लॉन्ग सेल से भी बन सकता था, बहुत सारे लेयर से भी बन सकता था, लेकिन स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से इस वजह से बन गया था कि मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को फैसिलिटेट कर दिया जाए। और रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मॉइस्ट। रेस्पिरेटरी सरफेस इस वजह से मॉइस्ट होना चाहिए क्योंकि मॉइस्ट सरफेस में गैसियस एक्सचेंज बेहतरीन तरीके से कर होता है। आप लोग स्पेशली लीफ के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसका सरफेस मॉइस्ट होता है। तो मॉइस्ट सरफेस में गैसियस एक्सचेंज, गैसेस डिज़ोल्व होते हैं, ऑक्सीजन और CO2 डिज़ोल्व होंगे और वो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज करेंगे। इस वजह से मैंने लिखा है कि मॉइस्ट सरफेस डिज़ोल्व गैसेस, जिसकी मदद से गैसियस एक्सचेंज फैसिलिटेट होगा। और रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मोर वैस्कुलर। मोर वैस्कुलर का मतलब होता है शुड हैव मोर ब्लड वेसल्स, शुड हैव मोर ब्लड सप्लाई। इस वजह से आप लोग पढ़ते हैं कि ईच एंड एवरी कैपिलरी इज सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ कैपिलरीज, ईच एंड एवरी एल्वेओलाई इज सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ कैपिलरीज। क्यों हमारे एल्वेओलाई के अराउंड हंड्रेड्स ऑफ कैपिलरीज होते हैं? क्योंकि मोर वैस्कुलर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज हो। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड पोजेस लार्ज सरफेस एरिया। जाहिर सी बात है कि जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस अकर होगा। ये पेपर में एक दफ़ा आया भी है कि हमारे जो लंग्स है वो सिंपल सैक लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं है, क्यों उसके अंदर एल्वेओलाई बन गए हैं, बहुत सारे एल्वेओलाई की ज़रूरत क्या है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि एल्वेओलाई क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लार्ज सरफेस एरिया होगा तो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस ज़्यादा होगा। देयर शुड बी गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी सरफेस के अक्रॉस वेंटिलेशन मैकेनिज्म गुड होना चाहिए। जब आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेटअप पढ़ेंगे ना, तो आप लोग पढ़ेंगे कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स है वो ऐसे अंदाज में अरेंज है कि वो गैसियस एक्सचेंज को बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई वगैरह है, ये ऐसे मुश्किल अंदाज में भी, कॉम्प्लेक्स अंदाज में भी ये क्या हो सकते थे, अरेंज हो सकते थे। गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म कि बस स्टीप डिफरेंस और गैसेस सीधे इधर जाए और उधर आ जाए, आसानी से एक डिफरेंस उसमें आ जाए। ये मेरे ख्याल में कि कोई मुश्किल बातें नहीं है, आसान है। ये पेपर में आएंगे, इसके साथ रिलेटेड कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर इन केस आप लोगों को लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आप लोग बताइए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।